साहित्य निधि में आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध लेखिका चंद्र किरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी जवान मिट्टी। मोहल्ले भर में सबके मुंह में बस एक ही चर्चा थी कि लंगड़ी बिंदु ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। ये ठीक है कि बिंदु उच्च अभिजात वर्ग की ना होकर पिछवाड़े के खपरेलों की बस्ती में रहने वाली रामदेई नाइन की बेटी है, फिर भी हिंदू समाज में 7 फेरों की ब्याहता का ससुराल जाने से इनकार कर देना कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है। लाला लच्छीमल ने दुकान जाते समय ललाइन से कहा, देखो जी, बहू बेटियों का घर है, इस बिंदु का आना जाना घर में अधिक मत रखना। हाँ जी, भला बताओ, ससुराल नहीं जाएगी तो क्या चूल्हे में रहेगी? जवान बछड़ी बिना सवार के कब किसका खेत चढ़ जाए। ललाइन ने अपने 2 तोले की नथ हिलाकर पास बैठी मिसरानी को सुनाते हुए उत्तर दिया, तुम भी नंदू के लाला बस यूं ही रहे, नीच जात का क्या, साल भीतर ही 1 छोड़ 2 ससुराल बना लेंगी। आजकल महरियाँ 8-10 रुपयों से कम पर बात नहीं करती। तुम्हारी बात मानकर बिंदु का आना बंद कर दूं तो बर्तन कौन मांजेगा? हाँ बहू, अपने को क्या, मिसरानी ने हाँ में हाँ मिलाई। मास्टर जी के घर भी यही कथा हो रही थी। आसपास के घरों की महिलाएं सुन रही थीं और चंदो धोबिन कपड़े गिनना भूल कर सुना रही थी। क्या कहूँ अम्मा जी, बस कुछ कहा न जावे है। बिंदु अपनी सास पर ऐसी दौड़ी जैसे मांस पर बिलैया। कहने लगी, 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, पंचायत नहीं, पंचायत का बाप बुला ले, पर मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी। 1 बार गई तो तूने और तेरे बेटे ने मार मार कर मुझे लंगड़ी कर दिया, अब गई तो जीता भी न छोड़ेगी। चुपके से अपने मेरठ चली जा। अच्छा, घूंघट में रहने वाली 5 सयाने बच्चों की माँ होने पर भी दिन में सास के सम्मुख मास्टर जी को थाली तक न परोसने वाली मास्टरनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अजी यही नहीं, रामदैया जब उसे समझाने लगी कि चली जा बेटी, तेरे बाप नहीं, बड़ा भाई नहीं, गुजर तो वहीं पर है, तो उसने उसे भी साफ कह दिया, मेरी जगह तू ही चली जा। मुझे लेने वो मुँह जला आया तो उसकी मूछें उखाड़ लूँगी। खाक पड़े ऐसी बेटी पर, मास्टर जी की माँ बोली, ऐसी बेटी का तो मुंह न देखना चाहिए। इस पर सुंदरिया महरी ने कहा, उसकी सास ने भी तो कम जुल्म नहीं किए। ब्याह पर तो बिंदु मुश्किल से 12 बरस की होगी। ब्याह के 2 बरसों बाद उसे पीहर भेजा, सो भी सब गहने उतार कर। सारे घर का धंधा करती थी, फिर भी पेट भर खाना न देती थी। तब तो बिंदु का बाप जीता था, 4-5 महीने इलाज कराने पर लौंडिया को अच्छा कर पाया। फिर ले गई तो 3 बरस में उसे खाट से लगा दिया। पैर में नासूर तक हो गया, फिर भी काम लेती रही। अब हवा का रुख बदल गया था। चंदो धोबिन ने भी महरी के स्वर में स्वर भरा, हाँ बहू जी, बिंदु का सारा दोष क्यों दें, उसकी ससुराल वाले भी तो पूरे कसाई हैं। बहू क्या मिली, बेदाम का गुलाम मिल गया। अरे जिस बैल से काम लेते हैं किसान उसे भी पेट भर खिलाते हैं, पर उसकी सास नंदों ने तो खाली काम लिया और मारा पीटा, वैसे ही वो खसम मिल गया। तो बताओ बहू किसकी होकर रहे? मास्टर की माँ ने कहा, बिंदु जैसी बहुएं मिल जाएं तो सभी के घर बस जाएं। सास नंदे बिच्छू ततैया थोड़ी होती हैं जो बिना बात के काटती फिरें। हाँ, बहू बेटी को अदब कायदा भी सीखना ही पड़े है। वहाँ ये ऐसी घोड़ी सी मुंह उघाड़े फिरना चाहती होगी बस। अब हमारी भी तो बहू है, अदब से रहती है, तो क्या हम उसे मारते पीटते हैं? पर 14 बरस हो गए ब्याह को, बिना मेरे हुक्म के ड्योढ़ी से पाँव तो बाहर निकाले। मेरा बनवारी तो काट कर गेर देगा। एकत्र सासों और बहुओं की सहानुभूति क्रमशः बिंदु की सास और बिंदु की ओर हो गई। इससे अंतिम निर्णय हुए बिना ही सभा भंग हो गई। और भला कहो या बुरा, ये बात सत्य थी कि बिंदु ने सास को उल्टे पांव लौटा दिया था। सास को गालियां देने की बात भी एकदम झूठ नहीं थी। यहाँ तक भी सुना है कि उसने उसे भोजन के लिए भी नहीं पूछा, बल्कि चलते समय ये भी कहा था, तुझे अपने लाडले बेटे की कसम है जो अब मुझे लेने आवे, दूसरा ब्याह खुशी से कर लो। तेरा कोई गहना पाता मेरे पास नहीं है। टांग लगड़ी होने पर भी मेरे हाथ सलामत रहें। मेहनत करके खा लूँगी, पर तेरे यहाँ रोटी कपड़े का दावा करने नहीं आऊँगी। बातें बहुत कड़वी हैं। पूज्य पति परमेश्वर को जन्म देने वाली का ऐसा अपमान भारत की ऊंची नीची किसी भी जाति में प्रचलित या अनुमोदित नहीं है। किंतु बिंदु 3-4 वर्ष के अपने ससुराल प्रवास से इतनी संतप्त थी कि अपने या अपने माँ बाप की बदनामी के सच्चे भय से भी न दबी। बड़े से परिवार में वो बालिका बहू जब बनकर गई, तभी से तनिक अपराधों पर उसकी सास की गाली मार ही नहीं, वयस्क पति के लात घूंसे अधिक पाए थे।
मायके में पिता की दुलारी बिंदु कुछ अधिक ही तेज स्वभाव की थी। इसके अतिरिक्त उसमें कोई भी और दुर्गुण न था। किंतु जजमानों की टहल खुशामद में जीवन भर दास वृत्ति करने वाले उसके सास ससुर और पति को जब घर में ऐसा निरीह व्यक्ति मिल गया जिसकी हड्डी चमड़ी ही नहीं, रक्त की अंतिम बूंद तक पर भी उनका अधिकार था, तब वे सब क्रमशः उस पर अपना शासन चलाने लगे। देह में शक्ति रहते तो बिंदु दिन काटती रही, किंतु इस घर और घर वालों के प्रति जो उसे उसके बाप से पृथक कर उसे अकेले में भांति भांति के कष्ट दे रहे थे, उसके मन में घोर घृणा भर गई। यौवन की प्यास जागने के पहले ही उस पर पूरी बरसात उतर गई। तब उसे सोचने में केवल एक ही विषय रह गया था, 2 रोटी और 2 कपड़ों के लिए वो दिन रात काम करती है, फिर भी वो गाली और मार क्यों खाती है? इससे अच्छी रोटी तो बाहर मजूरी करके भी कमा सकती है। किंतु बाहर मजूरी करके भी घर की बहू को पर्दे में रखकर आबरू बनाए रखने वालों की अधिकता निम्न वर्ग में बढ़ ही रही है। बिंदु ऐसे ही परिवार की बहू थी। पैर के फोड़े को पकते फूटते 5 महीने बीत जाने पर भी बिंदु उस पर खाली पान बांधे घिसट घिसट कर चौका बासन करती, कुएं से पानी लाती, रोटी बनाती और चक्की पीसती रहती। निरंतर ज्वर आने से उसे 2 पग चलने में भी चक्कर आते थे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से घर वालों की दृष्टि बचाकर उसने अपनी माँ को एक बैरंग लिफाफा लिखकर डाला। लिखा केवल इतना था, बापू मर गए पर तू तो जिंदा है, क्या जब मैं मर जाऊंगी तब इकट्ठी रोने को आवेगी? किसी बहाने मुझे यहाँ से ले जा, नहीं तो मेरा पैर सड़ रहा है। काम न करने से अभी भी दिन रात मार पड़ती है। यही दशा रही तो 2 महीने में मुझे मरा हुआ पावेगी। इस खत को तार समझियो। माँ तब लड़के के ब्याह का बहाना करके समझाने में आ गई और उस शत्रुपुरी से अपनी अधमुर्दा बेटी को डोली में डालकर स्टेशन लाई और रेल में सवार होकर घर ले आई। बिंदु मायके के अस्पताल में 4 महीने पड़ी रही, तब अच्छी हुई। अच्छी अर्थात पानी मिली कुनैन पीते पीते बुखार तो छूट गया था, पर पाँव का फोड़ा नासूर बनकर रह गया। वो एक पैर के बल लाठी लेकर चलती थी। शहर के नाइयों के सरपंच थे गप्पू चौधरी। सारी बिरादरी उनके किए फैसलों को बिना ना नुकुर किए मान लेती थी। घर बाहर सब जगह उनका रौब था। अभी पारसाल ही जवान लड़के बहुओं और एक अधेड़ पत्नी के रहते हुए भी उन्होंने पन्ना नाई की विधवा को जब घर बैठा लिया था तो केवल 1 कच्ची रोटी और 6 बोतल शराब पाकर ही बिरादरी और पंच चुप रह गए। मज़ा ये कि जैसे बुढ़ापे में पाई जवान औरत मर्द की सिरछड़ी हो जाती है, वैसा कुछ भी गप्पू चौधरी ने ना होने दिया। इस दूसरी को उन्होंने थोड़े दिनों में ही अनुभव करा दिया था कि खाओ पहनो और चादर ओढ़कर आबरू से चलो। भला औरत की मजाल है जो मर्द की आंख से आंख मिला पाए। उनके मोहल्ले वाले तक उनकी मर्दानगी की तारीफ करके कहते थे, चौधरी अपनी दोनों औरतों को एक नज़र से देखते हैं, मारने पीटने का क्या काम। उनके दोहरी देह की दाढ़ी और मुछीले मुंह की एक डांट काफ़ी थी। इससे भी ना चले तो 2 दिन को कोठरी में बंद कर दिया, बस दिमाग ठिकाने लग गए। किंतु इस बिंदु ने उनकी भी न रखी। सास 10 दिन बाद अपने आज्ञाकारी पुत्र के साथ फिर आई। पंचायत तो उसने नहीं बुलाई, क्योंकि उसमें क्या जाने उसी पर दंड लग जाता। हाँ, गप्पू चौधरी को मध्यस्थ बनाया। चौधरी स्वयं बिंदु की दोनों बार की दशा देख चुके थे, किंतु जब उनकी सास ने हाहा खाकर उनके ऊंचे रुतबे की दुहाई देकर कहा, चौधरी सहालगों के दिन है, तुम ही बताओ, मैं जजमानों के घर का काम करूं या घर में चूल्हे में सिर दूं? तुम ही कहो। ये संडी अब तो भली चंगी है, यहाँ महरियों का काम चौका बासन करके पेट भर रही है। इससे घर बैठकर इज्जत आबरू से रोटी नहीं खाई जाती। सारी बिरादरी वहाँ मुझे थू थू करती है। तुम तो भरी पूरी गृहस्थी वाले हो, जो इसकी देखा देखी सभी के बहू बेटियाँ घर छोड़ छोड़कर अपने मन की हो जाएं तो परलय आ जाएगी। चौधरी इस बात से कायल हो गया। वो भी बेटी पतोहू वाले ही नहीं, 2 पत्नियों वाले हैं। बोले, अच्छा चौधरन, इस बार मैं बिंदु को भिजवा दूंगा, पर तुम भी उसे इतनी सांसत मत देना। घोड़ी को 4 चाबुक मारो तो 2 पुचकारी भी तो दो। बिंदु की सास ने चौधरी के आगे हाथ जोड़कर कहा, तुम ही सोचो चौधरी, किसी को अपनी बहू बेटी बुरी लगे है और अपने ही आदमी को कोई मारता पीटता है कि पराये को? तुम बस एक बार भिजवा दो। चौधरी ने तब मोहल्ले के बड़े बूढ़ों के समक्ष रामदेव को समझाया कि बिंदु को भेज दो। बेटी दुखी रहे या सुखी, अपने घर की ही भली है, और अब ये मारपीट करें तो दोबारा मत भेजना। रामदेई तो निरीह विधवा थी, सीधी गरीब बुढ़िया, मगर बिंदु ने जो 4 वर्षों में अपने पति व सास की नस नस से परिचित हो चुकी थी, चौधरी से साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी।
चौधरी तथा मोहल्ले वालों की जिद का पलड़ा जब बहुत भारी पड़ने लगा तो बिंदु ने अपनी लंगड़ी टांग की लाठी धरती पर जोर से मार कर रोते हुए कहा, अच्छा मैं चली जाऊंगी, पर ये मेरी सास गंगा जल में तुलसी दल डालकर हाथ में लेकर अपने 5 बेटों की कसम खा जाए कि मुझे कभी उंगली से छुएगी भी नहीं, और इसका बेटा भी गंगा जली उठाकर कह दे कि असल बाप का हूँगा तो कभी बिंदु को गाली और मारपीट न करूँगा। जैसा कमाऊँगा वैसा रोटी कपड़ा भी इसे दूंगा। लो, मैं जाने को तैयार हूँ। साथ में तुम भी मंदिर में धर्म उठाओ कि इतने पर भी ये बाज ना आए तो तुम्हें जाकर अपने खर्चे पर मुझे यहाँ लाना होगा। बाप रे, हद हो गई। चौधरी ने ऐसी मुँह जोर छोकरी कभी ना देखी थी। उनसे धर्म उठाने को कहती है। चूल्हे में पड़े ये और भाड़ में जाए इसकी सास, उन्हें क्या लेना देना है। बोला, सुन लिया चौधरन, अब गंगा जली उठा सको तो इसे ले जाओ। ये सती सीता बन गई है, बिना धनुष उठाए नहीं मिलेगी। भला बहू बेटी पर हाथ न छोड़ने की कसम कहीं पूरी हो सकती है, और डंडे के बिना कहीं औरत जात ठीक होती है। क्या बिंदु की सास ने अपने सास ससुरों की मार नहीं खाई? उसने चिल्लाकर कहा। कुलच्छनी बेटों की कसम खिला रही है, जब पेट फाड़ कर जनेगी तब मालूम होगा। इसी आषाढ़ में बेटे का दूसरा ब्याह न कर दूं तो जगरानियां नाम नहीं, अरे कुंवारी ना सही धरहुआ ही कर लाऊंगी। जगरनियां उसी दिन बेटे सहित वापस चली गई। बिंदु आजकल बड़े मज़े में है। सुना है उसके पति ने धरहुआ कर लिया है और 30 वर्षीय प्रौढ़ा नववधू ने अपने 28 साला पति और बुढ़िया सास दोनों की ही अकल ठिकाने लगा दी है। अर्थात सास को मारपीट, पति को ले वो अपने पहले घर जा बसी, जहाँ उसके 2 सयाने बच्चे और पर्याप्त जजमानी है। बिंदु को इस समाचार से जहाँ आत्मिक आनंद हुआ, वहाँ ये मानसिक आश्वासन भी कि अब कोई उसे भेड़ की तरह हाँकने वाला नहीं है। वो अब मेहनत मजूरी करेगी और अपनी माँ तथा छोटे भाई को पालेगी, क्योंकि दूसरा भाई जो सयाना और हजामत बनाने लायक हो गया है, वो इतना चटोरा है कि माँ को कभी पूरे पैसे नहीं देता। अपनी लाठी के बल पर चल कर वो पूरे 5 घर के चौके कर लेती है। किसी गरीब जजमान की ब्याह शादी पड़ती है तो भी वो बुलावे देकर 4 पैसे पैदा कर लेती है। गप्पू चौधरी ने उसकी माँ द्वारा कहलाया था कि वो चाहे तो उसे किसी अच्छे घर बैठा दें जहाँ बैठी बिंदु राज करेगी, पर उसने साफ मना कर दिया। साथ ही चौधरी को भी 2-4 उजली मैली सुना दी। ताऊ वैसे ही कृपा बनाए रखें, मुझे खसम नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुचाल चलते पाएँ तो मेरा सर उतार लें। चौधरी मन में ऐंठ कर रह गए, पर वे भी मौके की ताक में लग गए। कल की छोकरी उनके कहे से ससुराल भी नहीं गई और अब घर करने को भी मना कर रही है। अरे लंगड़ी है तो क्या, चाहे उसकी दोनों टांगें भी ना होती तब भी जब तक वो औरत है उसे किसी न किसी की छांत तले तो बसना ही पड़ेगा। इतनी जबान दराज ना होती तो उसे चौधरी अपने बच्चों के लिए कर लेता। काम करने में बड़ी तेज है। चौधरी की पतोह बनने के प्रस्ताव को भी बिंदु बिल्कुल पी गई। उसकी किस्मत ही खराब थी। उस दिन पानी बरस रहा था। तिल्ली की मार से बड़े पेट वाली रोगिणी उसकी माँ के मुंह से निकल गया। अरे बिंदु, आज तो बेटी जरा बेसन होता तो पकौड़ी बना लेती इस बरखा में। और बिंदु ने बात पूरी होने से पहले ही रसोई की हंडियाँ मटकियाँ टटोलनी शुरू कर दी, पर बेसन घर में नहीं निकला। माँ बोली, जाने दे, फिर कभी देखी जाएगी। पर फुर्तीली बिंदु लाठी उठा, आले से दुअन्नी निकाल उसी बारिश में बनिए की दुकान को चल दी। गली के मोड़ पर ही बनिए की एक छोटी सी दुकान थी, जो बाजार से सदैव ही पैसा धेला महंगी चीज़ बेचता था। इससे उसके अनेक ग्राहक भी टूट गए थे, पर जल्दी के कारण बिंदु उसी की दुकान पर गई और बोली, सागर लाला 2 आने का बेसन तो दे दो जल्दी से। लाला बेचारा रंडुआ था, उम्र चढ़ चुकी थी, सो कोई बनिया उसे अपनी लड़की न देता था। वर्षा की सांझ, झुकती अंधेरी और पड़ती फुहार, लाला का मन बेकाबू हो गया। बेसन की पुड़िया देते समय उसने बिंदु की कलाई अंगूठे से दबा दी। बिंदु चौंकी तो जरूर, पर इस लाला की गोद खिलाई थी, सो उसने काका की इस हरकत को अपने मन का भ्रम समझा। लेकिन जब वो पैसे फेंक पटिया से उतरने लगी तो लाला ने लपक कर उसका हाथ पकड़ ही तो लिया। बिंदु, हमसे इतनी नाराज क्यों हो? हम गरीबों के पास भी तनिक बैठ जाओ। लाला, बिंदु ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से कहा, जरा शर्म करो लाला, तुम मेरे बापू की उम्र के हो, बेटी से ऐसी बातें। पर लाला इस समय दूसरे ही नशे में था। गली सुनसान थी, सो तोंद पर धोती की फेंट संभालते हुए लपक कर बोले, अरे बेटी तो खाली पेट की जाई होती है और सब झूठ। कहना मान, नकद 10 रुपये दूंगा 10, और जींस की तो बोरियां भरी हैं, चाहे जितनी ले जा। क्या दुअन्नी का बेसन लेती डोले है?
लाला ने ज्यों ही बिंदु को अपनी ओर खींचा, उसने लाठी उठाकर एक जमा दी और जोर से चिल्लाई, ओ अम्मा दौड़ियो, ये लाला मुझे छेड़ रहा है, नास पीटे, मुझ गरीब को क्यों सताता है? किसी अपनी जात वाली बेटी पर हाथ डाल तो आटे दाल का भाव मालूम हो। दम के दम में गली और बाजार इकट्ठे हो गए। 2-4 ने लाला की लानत मलामत की तो 4-6 ने बिंदु की माँ को खरी खोटी सुनाई कि उसने जवान लड़की को ससुराल ना बेचकर घर बिठा रखा है। अरे मरती या जीती ये फजीते तो ना होते। बिंदु रोती कलपती लाला को गालियां देती घर चली गई। गंभीर स्वर में गप्पू चौधरी ने फरमाया, रामदेई, इस कान सुन या उस कान, बिंदु को तुझे दूसरे घर बिठाना ही पड़ेगा, और आजकल में ही। जवान मिट्टी है, हम कहाँ तक बचाव करेंगे? अरे भाई, औरत को तो एक मर्द चाहिए ही। बिंदु घंटे भर से चौधरी के उपदेश सुन रही थी। जब सह ना पाई तो आहत स्वर में बोली, ताऊ, अब मैं अपना पेट खुद पाल सकती हूँ तो क्यों किसी की बांधी? पर चौधरी ने बात पूरी होने से पहले घुड़क कर कहा, तू बीच में मत बोल रही बिंदु, पेट तो गाय बकरी भी पाल सकती हैं, पर उन्हें लोग खूंटे से बांध कर ही रखते हैं। आज बिंदु का बाप जगन जीता होता तो वो खुद ही तेरा ठिकाना कर देता, पर जब वो नहीं है तो उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। रामदेई, साफ साफ सुन लो, जब तक बिंदु का धरौआ नहीं करोगी कोई भाई तुम्हारा हुक्का पानी न देगा। क्या तूने लक्ष्मण को ब्याहना नहीं है? बिना हुक्के देखूं कौन तुझे अपनी लौंडिया दे जाएगा। निशाना अचूक था। माँ बेटी एक साथ ही धराशायी हो गई। नहीं चौधरी, तुम जो करोगे हमारे भले के लिए करोगे। मेरे बच्चों पर अब बाप की जगह तुम ही हो। पर भैया, मैं बुढ़िया दुखिया कहाँ जाऊँ इसके लिए घर देखने? छाती ठोंक कर उल्लसित स्वर में गप्पू चौधरी बोले, तुम बेफिक्र रहो बिंदु की अम्मा, मैं ऐसा घर देखूंगा कि बिंदु पलंग पर बैठी राज करेगी। आजकल बेऐब कुंवारियों को लौंडे नहीं मिलते, पर ये गप्पू चौधरी की जुबान है, महीने भर में राजकुमार तलाश कर दूंगा। बस तू तो बिंदु को संभाल कर रख, कहीं ऐन वक्त पर मेरी आबरू ना उतार ले। रामदेई ने बेटी को करुण दृष्टि से देखकर कहा, चौधरी, इसकी मजाल है जो तुम्हारी बात को उलट दे। चौधरी जी, ऐसा घर देखियो जहाँ मेरी जन्म दुखियारी बिंदु सुख से एक टुकड़ा खा सके। चौधरी बहुत बहुत धीरज बधाकर चले गए। मन ही मन खुश थे कि ऊँट आज पहाड़ तले आया है। बागनी के नकेल डाल दिया उन्होंने। 1 महीना भी पूरा न होने पाया था कि दूर अंबाले शहर के जिस धनी मानी राजकुंवर को वो बिंदु के लिए ठीक करके दिखाने लाए, उसे देखकर बिंदु तो दूर, उसकी माँ की भी छाती फटने लगी। बर अकेला नहीं, बिरादरी के 10 आदमियों के साथ आया था कि यदि बात पक्की हो जाए तो धरौना भी साथ ही करा लें। चढ़ाने को जेवर कपड़ा भी साथ ले आया था। रामदेई ने भीतर बुलाकर गप्पू से विनती की, चौधरी, इनकी उम्र तो तुमसे भी 2-4 बरस ज़्यादा ही दिखे है, और तंदुरुस्ती तो एकदम गिरी हुई है, हड्डी हड्डी दिखे है। मेरी बिंदु तो 20 में भी 3 बरस कमती है। चौधरी भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए बोले, मैं तो पहले ही जानता था कि जिसने बेटी की कमाई खानी हो वो भला उसे पराए घर क्यों जाने देगी। तभी तो मैं कहूँ कि हम सबके जोर लगाने पर भी ये ससुराल क्यों नहीं गई, और क्यों इसकी हाथ भर की जुबान चलती है। 1.5 टांग की लौंडिया है, जीता कसम छोड़ दिया है, बनिए 52 पीछे लगे रहते हैं। ऐसी संतवंतरी को किशन भगवान कहाँ मिल जाते हैं। ये बिहारी लाल जी तो मेरे गोद खिलाए हैं, बहुत हुए तो बस 30 से 2 बरस ऊंचे होंगे। नजले से जरा बाल पक गए हैं, तभी तो चश्मा लगाने लगे हैं। दवा पीते पीते दांतों की जड़ें कमज़ोर हो गई थीं, इसी से 1-2 निकलवा दिए हैं। और सेहत तो अपनी ही घरवाली की सेवा टहल से बनती है। 5 बरसों से बेचारे बहुओं के हाथ के टुकड़े खा रहे हैं और कमाई कर रहे हैं रात दिन। भला तंदुरुस्ती का क्या दोष है? मेरे तो पाँव दबाने वाली 1 छोड़ 2 हैं। तेरी मर्जी हो तो बैठा दे, नहीं तो खुली बछेड़ी से घूमने दे। जिन लाला लोगों के बल पर तुम लोग कूद रही हो, अब से वही तुम्हारी मौत जिंदगी में कंधा देंगे। लक्ष्मण का ससुर तो परसों ही मुझसे कह रहा था कि वो ये सगाई तोड़कर अपनी लौंडिया की सगाई भी कहीं और कर देगा। गरीब के बेटे का ब्याह भी मुश्किल से होता है। बिंदु के भाई लक्ष्मण की सगाई भी बड़ी कठिनाई से हुई थी, क्योंकि उसके बाप न था तथा ब्याह में गहने चढ़ाने का बूता भी न था। बिंदु ने माँ का पल्ला खींचते हुए कहा, तू क्या मरी जा रही है? जो भाग में होता है वही मिलता है। नहीं ताऊ जी, मैं राजी हूँ, इसे कहने दो। चौधरी की बाँछें खिल गईं। बोले, वाह बेटी, यही तो भले घर की आन है। जुबान जिसे दे दी उसके हो गए। कहा भी है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। फिर फुसफुसा कर बोले, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही इतनी दौड़ धूप करी है। लक्ष्मण के ब्याह में भी 200-300 का सहारा कर देंगे। फिर अंबाले में बिरादरी के सरपंच हैं ये, भला इनके साले को कोई बेटी देने से इनकार कर सकता है?
फिर दूसरे दिन अच्छी साइज में चूड़ियाँ पिछुए पहन मांग में उंगली भर मोटा सिंदूर लगवा कर बिंदु मूक रोदन करती हुई अपने दूसरे पति की सेवा टहल करने उसके साथ अंबाले चली गई। लक्ष्मण के ब्याह में कुल 2 दिन रह गए थे। माँ की चिंता का अंत न था, क्योंकि जमाई बीमार थे। इससे बिंदु अभी तक ना आ सकी थी। उसी का सहारा लगा देने की आशा पर ही तो रामदेई ने समधी को ब्याह जल्दी कर देने के लिए राजी कर लिया था। यद्यपि उसने साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो 7 चांदी के गहने और अतलस का जोड़ा न चढ़ाएगी वो फेरे न देगा। लाचार वो आज शाम को अंबाले जाने की तैयारी में थी, पर दोपहरी की गाड़ी से बिंदु अपने सौतेले जमाई के साथ आ पहुंची। वो भाई के ब्याह के सातों गहने और जामा जोड़ा सब तैयार करके लाई थी। घी मैदा शक्कर सब उसने खड़े खड़े जमाई से मंगवा लिया। बेटी के राजरानी होने में अब माँ को कोई संदेह न रहा था, किंतु उसकी सेहत को देखकर रामदेई के प्राण सूख रहे थे। 2 बरसों में लड़की सूख कर कांटा हो गई थी, वैसी ही कांटा जैसी पहले ससुराल में थी। बिंदु ने खुले हाथों ब्याह में पैसा खर्चा। बहू की मुँह दिखाई में भी जब उसने अपने सोने की आरसी दे दी तो माँ ने उसे एकांत में बुलाकर कहा, अरे क्या अपना सारा घर यहीं लुटा जाएगी? आरसी न देखकर जवाई अपने मन में क्या कहेगा? यही ना कि बुढ़िया ने मुझे लूटने के लिए अपनी बेटी बुलाई थी। बिंदु ने तब सूखी मुस्कुराहट से उत्तर दिया, अम्मा खर्च कर लेने दे अब जी भर के। मेरे भाग में बस यही 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात तो होनी ही है। मैं आज रात की गाड़ी से ही चली जाऊंगी। उन्हें दमे का दौरा उठता है, जिस पर आजकल नजले बुखार में पड़े हैं, क्या जाने क्या हाल है। बिंदु उसी रात अंबाले लौट गई। 15वें दिन फटी चिट्ठी ने बता दिया कि बिंदु का भाग फूट गया, और 4 मास बीतते न बीतते एक दिन संध्या को एक छोटा सा बकस बिस्तर लिए मैली चादर से तन ढके बिंदु फिर दुखिया माँ के घर आ पड़ी। सौतेले बेटे ने उसे मार पीट कर सब गहने छीन कर निकाल दिया था। धीरे धीरे 6 महीने निकल गए। बिंदु भाई भावज के राज में सिर झुकाए दांतों तले जीभ दबाए दिन काट रही थी, परंतु भाई भावज ने जिस बिंदु के दिए गहने कपड़े अभी पहनने से मैले भी न पड़े थे, उसी बिंदु को एक बार फिर पुरानी बिंदु बनने पर मजबूर कर दिया। बहू का बड़का बाप भतीजे को लेने आया था। लक्ष्मण को अपनी बहू को मायके न भेजने का कोई बड़ा अच्छा बहाना नहीं मिल रहा था। घर में माँ और बहन 2-2 तो हैं, सो कैसे कह दे कि इसे रोटियों की तकलीफ होगी। पर बहू ने मोहल्ला गुजाते हुए गुहार लगाई, हाय मेरे भाग में पियर का सुख कहाँ बदा है। घर में जो हथनियाँ पली है मेरे जाते ही घर के बर्तन तक बेच कर खा जाएंगी। अभी ही इन लोगों को खुराक जुटाते जुटाते सिर के बाल उड़े जाते हैं। एक दफ़े में 8-8 रोटियों पर हाथ फेरती है, जाने पेट में शुक्र सनीचर घुसे हुए हैं। तिस पर ननदिया को महीने में 4 बट्टी साबुन चाहिए धोती में रगड़ने को। ब्याह में 2 कहने चढ़ाकर मुझे तो जन्म भर का कैदी बना लिया। ताऊ उसी दम लौट गया। समधी के सामने बहू द्वारा ये अपमान। खून का सा घूंट पीकर रामदेई तो अपनी कोठरी में जाकर रोने लगी। हाय, लक्ष्मण बैठा सुनता रहा। इससे बहू की चुटिया तक न पकड़ी गई कि मेरी माँ बहन को तू हथ नहीं बता रही है। बिंदु भी एड़ी से चोटी तक सुलग उठी। धरहुए के बाद से बिंदु अब तक पल्ले की मलमल की चादर ओढ़े बिना घर से बाहर न निकलती थी, किंतु उसी दिन उसने अपनी वो चादर बकस के कपड़ों के नीचे बिछा दी और छिपा कर लाए हुए थोड़े से रुपयों में से 30 रुपये लेकर वो उसी दिन बाजार चली गई। रसोई बनाने लायक 5-7 बर्तन तथा नाज पानी खरीद कर सिर पर बोझा रख के वो जब घर लौटी तब सांझ हो चुकी थी, क्योंकि इसी बीच में वो अपने 3 बरस पुराने ठिकाने में काम की तलाश में भी हो आई थी। बूढ़े मास्टर जी के घर 10 रुपये महीने पर रसोई बनाने और अन्य 2 घरों में चौके उसे मिल गए थे। भावज ने दिन भर के जूठे बर्तनों के इशारा करते तीखे स्वर में कहा, खाने को शेर कमाने को बिल्ली। माँ तो पेट दर्द का बहाना बनाए बिना खाए पिए रो धोकर मन ही मन मेरी मौत मांगती रही है। तुम्हें आज दिन भर घूमने से अब छुट्टी मिली है, ये बर्तन कौन मांजेगा? तेरा खसम, तेरा बाप। बिंदु ने भभकते हुए कहा, आज के बाद मेरे मुंह न लगना, समझी? बिंदु की टांग ही लंगड़ी है, हाथ नहीं टूटे हैं। मैं न आज से तेरी रोटी खाऊं न घर का काम करूं। बाहर दालान में 3 ईंटें जोड़कर बिंदु ने चूल्हा सुलगाया, दाल चढ़ाई और माँ की तबीयत देखने अपनी कोठरी में चली गई। बहू ने भी इतनी देर में रोग आकर मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। गप्पू चौधरी ने बिंदु के परोक्ष में रामदेई के पास बैठकर बनावटी सहानुभूति के साथ कहा, कर्म की रेख नहीं मिटती बिंदु की माँ, नहीं तो बिहारी लाल के मरने की उम्र थोड़ी ही थी। उनसे कितना बड़ा मैं तो अभी बैठा ही हूँ, पर खैर बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले।
इस बार कहीं तंदुरुस्त वर देख कर बिंदु को बैठाना होगा, चाहे घर गरीब ही क्यों ना हो। आखिर जवान मिट्टी है, भला तू कब तक देखभाल करेगी? कहीं ऊंच नीच पांव पड़ गया तो नाहक जगह हंसाई होगी। एक लड़का है तो मेरी नज़र में। गरीब बीमार निरीह रामदेई अपनी बढ़ी हुई तिल्ली की पीड़ा दबाए चुपचाप सुनती रही। परंतु दिन के काम से थकी हुई बिंदु ने जब घर आकर ये सुना तो वो जलते तेल का बैंगन ही बन गई। चौधरी के घर तक सुने जाने योग्य स्वर में उसने अपनी माँ को आड़े हाथ लिया। मरने को पड़ी है और बिरादरी में रहने का शौक चल रहा है। तू भी साथ न रहना चाहे तो लक्ष्मण की रोटियां तोड़ और बहू की गालियां खा। मैं नहीं करती कोई ठिकाना विकाना। चौधरी ने भी तो एक जवान मिट्टी इस बुढ़ापे में कर रखी है, उसके लिए कोई ठिकाना तलाश कर जाएं। उनके मरने पर भला ये पुण्य कौन करेगा? माँ के बहुत खुशामद करने पर बिंदु ने रोटी खाई। चौधरी ने अपने साले के साढ़ू के भांजे के भतीजे लट्टन को, जो अपनी जुआ चोरी के कारण पुलिस और जेल का प्यारा है और 130 बरस का हो जाने पर भी अभी तक बिन ब्याहा है, बिंदु के लिए ठीक कर दिया है। जवान मिट्टी को ठिकाने लगाने के लिए बिरादरी की पंचायत फिर बैठने वाली है। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरेक्सा जी की लिखी हुई कहानी जवान मिट्टी। ये कहानी 1944 में प्रकाशित हुई थी।